Hello everyone, today I am just going to start the chapter Discovering Tut the Saga Continues written by A.R. Williams. But before proceed the chapter, I want you to subscribe my channel and hit the bell icon so that you will get the notification of my next video. First of all, we discuss the title Discovery, which means किसी चीज़ को ढूंढना जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. टट यहाँ पर इजिप्शियन किंग है जिनका पूरा नाम टूटनखामेन था, जिसे बाद में बदलकर उन्होंने टूटनखामुन कर लिया. ऐसा उन्होंने क्यों किया ये आगे हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. इन्हीं के नाम को शॉर्ट में हम टट कहते हैं. इनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट इजिप्शियन किंग का उनकी डेथ के बाद का है, जब उनकी मम्मी को प्रिजर्व किया गया था. जैसे कि हम सभी को पता है कि एक वे होता है इजिप्शियन किंग और रिच पीपल का कि जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी डेड बॉडी को ममीफाई किया जाता है एक प्रोसेस से और उसे प्रिजर्व कर लिया जाता है. तो यहाँ पर किंग टट की मम्मी से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगी. द सागा कंटिन्यूज. सागा मीन होता है स्टोरी. तो यहाँ राइटर हमें बता रहे हैं कि किंग टट की डेथ के बाद भी उनकी स्टोरी चल रही है थ्रू हिज मम्मी, क्योंकि उनकी मम्मी को एक्सप्लोर किया गया और उस पर काफ़ी रिसर्च किए गए ये जानने के लिए कि किंग टट की डेथ क्यों और कैसे हुई. तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए उनकी डेथ के बाद भी उनकी मम्मी के ऊपर काफ़ी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन हुए और इसीलिए उनकी स्टोरी आज भी चल रही है. तो ये था टाइटल. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लीनिएज में जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट का एयर होता है, यानी कि उत्तराधिकारी, जो उनकी सारी चीज़ों को इनहेरिटेट करता है. तो किंग टट इजिप्ट की पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे. वो उस फैमिली के एयर थे, यानी कि उत्तराधिकारी. उनकी फैमिली सालों से इजिप्ट में राज कर रही थी और इसीलिए जब वो मरे तो उनकी बॉडी को ममीफाई किया गया और गोल्ड के लेड के साथ दफना दिया गया. इसके बाद सब उनको भूल गए. इजिप्शियन का ये बिलीव होता है कि मरने के बाद जो बॉडी की सोल होती है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है और इसीलिए उनका ये मानना होता है कि मरने के बाद भी लोग अपनी चीज़ों को वैसे ही यूज़ करते हैं जैसे कि मरने के पहले किया करते थे. और यही रीज़न है कि वो मरने के बाद डेड बॉडी के साथ उन सभी चीज़ों को दफना देते हैं जो कि वो अपने मरने से पहले यूज़ करते थे. और किंग टट के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया. टूम का मतलब होता है मकबरा. तो राइटर हमें यहाँ ये बता रहे हैं कि 1922 को पहली बार किंग टट का टूम डिस्कवर किया गया था और तब से लेकर आज मॉडर्न वर्ल्ड तक इनकी बॉडी पर स्पेचुलेट किया जा रहा है. मतलब कि कई अंदाज़ा लगाए जा चुके हैं और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी निकल कर आई है वो ये है कि किंग टट का मर्डर किया गया था. यहाँ राइटर हमें ये बता रहे हैं कि जब किंग टट की बॉडी को पहली बार डिस्कवर किया गया था 1922 को, तब से लेकर आज जब ये स्टोरी लिखी जा रही है 80 साल हो चुके हैं और आज उनकी बॉडी को सिटी स्कैन मशीन में जाना था. सिटी स्कैन एक 3 डायमेंशनल स्कैन होता है जिसमें बॉडी को एक मशीन में डाला जाता है और उस मशीन से हर डायरेक्शन से एक्सरे निकल कर आती हैं जो कि बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें देती हैं. और इसी मशीन के अंदर किंग टट की बॉडी को आज जाना था ये जानने के लिए व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड हिज डेथ. वैली ऑफ किंग उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर एक बड़ी एंशिएंट इजिप्शियन सेमेट्री बनाई गई है. यहाँ पर सारे राजाओं की डेड बॉडी को दफनाया जाता है. यहीं से जब किंग टट की बॉडी को डिस्कवर किया गया था, उनकी ग्रेव से निकाला गया था, तब मौसम में हल्की सी हवा चलने लगी थी. ऐसा लग रहा था कि डस्ट यानी कि धूल में कोई डेविल या घोस्ट आ गया हो, क्योंकि किंग टट को पूरे 80 साल बाद वापस से उनकी फ्यूरियल प्लेस से बाहर निकाला जा रहा था. उनकी बॉडी को 5 जनवरी 2005 को करीब 6 बजे उनकी टूम से निकाला गया और जब ऐसा किया गया तो अचानक से जो बादल होते हैं वो ग्रे कलर के हो जाते हैं और जो स्टार्स विजिबल थे उनको वो ढक लेते हैं. आज वर्ल्ड की मोस्ट फेमस मम्मी किंग टट की मम्मी को सिटी स्कैन के अंदर डाला जाना था और सबसे पहले उनका सर उस मशीन में जाएगा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो. और आज जो मेडिकल वर्ल्ड बहुत सालों से हैरान था ये जानने के लिए कि किंग टट की डेथ आज से 3300 साल पहले कैसे हुई थी, उसका राज खुलने वाला था. 5 जनवरी 2005 को जब किंग टट की बॉडी को 26 फीट गहराई पर बने पत्थर के कमरे से निकाला जाना था, तब वहाँ पर वर्ल्ड के बहुत सारे टूरिस्ट उनकी टूम को देखने के लिए आए थे. जो टूरिस्ट किंग टट की टूम में आए थे उनको 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी. पहली तो दीवारों में बने म्यूरल्स यानी कि पेंटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो. और दूसरा किंग टट का मम्मी शेव का कफन, जिसका बाहर का ढक्कन सोने का बना था और उसमें एक फेस था. ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी. यहाँ पर राइटर हमें विजिटर्स के अलग अलग रिएक्शन को बता रहे हैं. पहले वो कहते हैं कि कुछ विजिटर्स गाइड बुक पढ़कर किंग टट के बारे में नॉलेज इकट्ठा कर रहे थे और आपस में डिस्कशन कर रहे थे. वहीं दूसरी ओर कुछ विजिटर्स चुपचाप खड़े किंग टट की टूम को देख रहे थे. उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि वो ये सोच रहे हों कि आखिर किंग टट मरे कैसे, क्या रीज़न था उनकी डेथ का. और कुछ
तो ये सोच रहे थे कि कहीं फ़ैरो का कर्ज सच ना हो जाए, यानी कि किंग टट को उनकी बॉडी को इतने सालों बाद टूम से निकाला जा रहा था, तो कहीं उनको उनकी बुरी किस्मत का सामना ना करना पड़ जाए, और यही सोचकर वो चुपचाप खड़े थे। जाही हवास इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के सेक्रेटरी जनरल थे। जब उन्होंने 2005 में किंग टट की मम्मी को फर्स्ट टाइम देखा तो उन्होंने बताया कि मम्मी की कंडीशन बहुत बुरी थी, क्योंकि 1920 में कार्टर ने उसकी बॉडी के साथ कुछ किया था। हावर्ड कार्टर ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। 1922 को उन्होंने फर्स्ट टाइम किंग टट की बॉडी को डिस्कवर किया था और उसका सिटी स्कैन किया था, और शायद इसी प्रोसेस में किंग टट की मम्मी में काफ़ी डैमेज हो गए थे, और इसी डैमेज की बात जाही आवाज़ अपनी बात पर कर रहे हैं। हालांकि वो ये भी बता रहे हैं कि किंग टट की टूम की ग्रेव में जितने भी कंटेंट थे वो सारे के सारे वहीं के वहीं हैं, उसमें से कुछ भी पार्ट मिसिंग नहीं था। आगे राइटर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 1922 में जब हावर्ड कार्टर ने सिटी स्कैन किया था फर्स्ट टाइम किंग टट की बॉडी का, तो उसमें इतने डैमेजेस आए क्यों। तो राइटर बता रहे हैं कि फ़ैरो, यहाँ पर फ़ैरो किंग टट है, और किंग टट की टूम में जितना भी सामान था वो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन का एक पार्ट था, और वो किंग टट की कहानी का आज एक हिस्सा भी है। यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि किंग टट की मम्मी के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर सोने के आर्टफैक्ट्स भी थे, जिनकी ब्रिलियंस फॉरएवर है, और ऐसा लगता है कि मानो वो जिंदा हो जाएंगे। इतने रियलिस्टिक आर्टफैक्ट्स बनाए गए थे, और जब उन्हें ढूंढा गया था तो आसपास सनसनी सी छा गई थी। लोग आज भी इन सब के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इतने एक्सेप्शनली बनाए गए थे वो। टट की बॉडी के साथ गोल्ड के आर्टफैक्ट्स और बहुत सारे प्रेशियस चीज़ों के साथ साथ उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों को भी रखा गया था, जैसे कि बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लेनिन के अंडरगारमेंट्स एंड फूड एंड वाइन्स। यहाँ पर राइटर हमें बता रहे हैं कि किंग टट की डेड बॉडी के साथ जो कुछ भी ट्रेजर बरी किए गए थे उन सबको ध्यान से रिकॉर्ड कर लिया गया और नोट कर लिया गया। उसके बाद जो उनका कफन था, जिसे 3 नेस्टेड कफन कहा जाता है, यानी कि कफन के अंदर कफन, कफन के अंदर कफन, ये एक डिक्रीजिंग साइज में एक के अंदर एक रखे गए थे। तो कार्टर ने सबसे पहले सारे फ्यूनरी ट्रेजर का रिकॉर्ड बना लिया, उसके बाद उन कफन्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। जब कार्टर ने किंग टट की बॉडी का इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने देखा कि वो एक कपड़े से ढकी हुई है और उसे कुछ चीज़ों से सजाया गया है, जैसे कि विलो एंड ऑलिव लीव्स की बनी मालाएं, सैलरी, लोटस पेटल्स और कॉर्नफ्लावर्स। ये सारी चीज़ें मार्च और अप्रैल के मंथ में पाई जाती हैं, और इसीलिए कार्टर ने कहा कि एक सबूत है कि किंग टट का फ्यूरियल इस मंथ में हुआ था। इन सबको हटाते हुए जब फाइनली कार्टर किंग टट की डेड बॉडी तक पहुंचा तो उसे एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, और वो थी रेजिन। जब कार्टर ने किंग टट की बॉडी को कफन से निकालने की कोशिश करी तो उसने देखा कि बॉडी रेजिन से लिपटी हुई है, और जो अब सख्त हो चुका है, जिसकी वजह से जो डेड बॉडी थी वो गोल्ड के बने कफन के साथ चिपक गई थी। रेजिन की वजह से डेड बॉडी कफन से इतनी ज़्यादा चिपक गई थी कि उसे नॉर्मल फोर्स से निकालना मुश्किल था। फर्दर राइटर हमें बता रहे हैं कि इजिप्ट का जो सदर्न एरिया है वो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला होता है और वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सन होता है, और कार्टर ने भी इसी सन की मदद से रेजिन को लूज़ करने की सोची। कार्टर ने उस कफन को ऐसी ही धूप पर रख दिया था, और उस धूप से जो कफन का टेम्परेचर था वो 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो गया था। इतनी मेहनत के बावजूद भी किंग टट की बॉडी को उनके कफन से अलग नहीं किया जा सका। फाइनली कार्टर ने एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जिसका नाम था चिजल, जो कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। ये लकड़ी काटने के काम आता है। उन्होंने इसी का यूज़ किया किंग टट की डेड बॉडी को उसके कफन से अलग करने के लिए। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि आपने चिजल का यूज़ बॉडी को रिमूव करने के लिए क्यों किया, तो उन्होंने अपनी सफाई में बताया कि हालांकि ये साइंटिफिक मेथड नहीं था, लेकिन फिर भी उनको ऐसा करना पड़ा, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो चोर ज़रूर ऐसा करते और किंग टट की बॉडी में जितना भी गोल्ड था वो उसको निकाल लेते। यहाँ पर राइटर बताते हैं कि किंग टट के टाइम में जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो बहुत रिच होते थे, और वो ऐसा सोचते थे कि जब वो मरे तो वो अपनी सारी रिचेस अपने साथ ले जाएं। आगे हमें बताया जा रहा है कि ऐसी कौन सी गोल्ड की चीज़ें थी जिसकी वजह से कार्टर को चिजल का यूज़ करना पड़ा बॉडी को कफन से अलग करने के लिए। तो हमें किंग टट की बॉडी के साथ बहुत सारे ग्लिटरिंग गोल्ड्स जैसे कि कॉलर, आइलैंड नेकलेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, आर्मलेट्स, और किंग टट के डेड बॉडी में एप्रन था, सैंडल थे, एक क्लोज फिटिंग का कवर था जो कि उनकी उंगलियों और पैरों में था, और उनका एक इनर कफन
जो कि एक आइकॉनिक चीज़ है, वो बहुत अलग है। वो किंग टट का एक सिंबल है। अगर किंग टट की बात की जाए तो सबसे पहले उसके कफन की बात की जाती है, क्योंकि वो अलग है। और उसका मास्क जो कि कफन के ऊपर बना है वो भी प्योर गोल्ड का है, और ये सारी चीज़ें प्योर गोल्ड की बनी थी। और शायद इसी वजह से कार्टर को चीजल का यूज़ करना पड़ा डेड बॉडी को कफन से निकालने के लिए। ये चीज़ों के बारे में जो अभी हम पढ़ चुके हैं वो सारे ऑर्नामेंट्स थे, और इन सारे ऑर्नामेंट्स को उतारने के बाद कार्टर और उसकी टीम ने किंग टट की मम्मी को सिर से हटा दिया और उसकी बॉडी के मेजर पॉइंट्स को तोड़ दिया। सारे मेजर पॉइंट्स को सिर से अलग करने के बाद, सारे ऑर्नामेंट्स को हटा देने के बाद उनकी डेड बॉडी को फिर से रिसेंबल किया और उन्हें एक वुडन के बॉक्स में जिसमें सैंड रखी थी उसमें लिटा दिया गया, ताकि उसकी डेड बॉडी को पीछे से सपोर्ट मिल सके। किंग टट की डेड बॉडी को आज भी उसी सैंड के बॉक्स में रखा गया है। आगे हमें बताया जा रहा है कि जब किंग टट की डेड बॉडी को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था, यानी कि 1922 को, तब से लेकर आज 2005 में आर्कियोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। पहले खजाने पर या गोल्ड पर या ट्रेजर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, लेकिन अब उनकी डेथ, उनकी लाइफ, उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड मिस्ट्री को जानने में फोकस किया जाता है, जो कि क्यूरियोसिटी पैदा करता है। इस समय जो आर्कियोलॉजी यूज़ की जाती है उसमें अलग अलग पास्ट की चीज़ों को डिस्कवर कर कर उनमें फैक्ट्स को ढूंढा जाता है, और इसके लिए जो मेडिकल टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड है और बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। 1968 में जब कार्टर की डिस्कवरी को पूरे 40 साल हो गए थे, 40 साल बाद एक एटोनॉमी के प्रोफेसर ने किंग टट की मम्मी को एक्सरे किया और बताया कि किंग टट की ब्रेस्ट बोन और आगे की फ्रंट रिब्स मिसिंग है। ये चीज़ें उन्हें रेजन के नीचे, जहाँ पर उनकी बॉडी कफन से चिपकी हुई थी, वहाँ पर मिली। आज के डेट में सिटी स्कैन बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। सिटी स्कैन का फुल नाम कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है, जिसमें 3 डायमेंशनल यानी कि 3 दिशाओं से आने वाली एक्सरे होती हैं, जो कि बॉडी की पूरी इमेज को हमें दिखाता है। जब सिटी स्कैन हो गया तो फर्दर उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसका जवाब नहीं मिल सकता था। तो अब मेजर टास्क ये था कि सिटी स्कैन की रिपोर्ट से ये पता लगाया जाए कि किंग टट मरा कब और उसकी एज कितनी थी जब वो मरा था। जब किंग टट मरा तो उस समय के राजा महाराजा ये सोचकर हैरान थे कि इतनी छोटी सी एज में उसकी डेथ कैसे हो गई, और किंग टट अपनी फैमिली का लास्ट किंग था। उसके बाद उसकी डायनेस्टी का एंड हो गया, लेकिन आज भी ये राज ही है कि वो मरा कैसे और उसके मरने का कारण क्या था। किंग टट के फादर या ग्रैंडफादर ये नहीं पता कि एमेनहोटेप III उनके फादर हैं या ग्रैंडफादर, लेकिन वो बहुत पावरफुल किंग थे। उन्होंने करीब 40 साल तक इजिप्ट में राज किया इन द एज ऑफ 18, जो कि गोल्डन एज भी कहा जाता है। एमेनहोटेप IV उनके बेटे थे। उन्होंने उन्हें सक्सीड किया, और उनका जो पीरियड था वो एंशिएंट इजिप्ट की हिस्ट्री का सबसे अजीब पीरियड माना जाता है। अब ये जो नए किंग एमेनहोटेप IV थे, ये सन डिस्क यानी कि 18 की पूजा करते थे, और उन्होंने अपना नाम बदलकर अखेनाटेन रख लिया था, जिसका मीन होता है द सर्वेंट ऑफ 18, और उन्होंने अपनी कैपिटल को भी थीब्स से अमरना शिफ्ट कर लिया था। वहाँ के लोग अमुन की पूजा करते थे, और एमेनहोटेप IV अमुन के अगेंस्ट थे, इसलिए उन्होंने अमुन के सारे इमेजेस और टेम्पल्स को बंद कराकर ख़त्म कर दिया था। आप यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डायरेक्टर रे जॉनसन ये कहते हैं कि जब एमेनहोटेप IV ने ये सब किया होगा तो ये बहुत हॉरेबल टाइम रहा होगा, और इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी हासिल करने के लिए उन्होंने लक्ष्य नाम के शहर में, जो कि एंशिएंट थीब्स के पास ही है, वहाँ पर एक रिसर्च सेंटर खोला। अखेनाटेन यानी कि एमेनहोटेप IV अजीबोगरीब बिहेव करने लगा था अपने टाइम पे। जब उसकी डेथ हो गई तो एक मिस्टीरियस रूलर सामने आया जिसका नाम था सेमनखरे। थोड़े दिन तक उसने वहाँ पर राज किया, फिर वो गायब हो गया। ये किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गायब हो गया। उसके बाद किंग टट वहाँ का राजा बना। किंग टट ने अपना नाम बदलकर टूटनखामुन कर लिया था, जिसका मीन होता है लिविंग इमेज ऑफ अमुन, और उसने पूरी कोशिश करी कि वो पुराने टाइम के राज को फिर से शुरू कर ले। किंग टट ने 9 साल तक राज किया, फिर अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। इजिप्ट में बहुत सी मम्मी पाई जाती हैं, उनमें से किंग टट की मम्मी एक है। इजिप्ट में कितनी ममीज़ है ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन इजिप्ट में इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें 2003 में सारे ममीज़ की लिस्ट बनानी शुरू की गई, और उन्होंने टोटल 600 ममीज़ की लिस्ट बनाई, और अभी भी वो लिस्ट बनती जा रही है और ममीज़ ढूंढी जा रही है। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि टोटल नंबर ऑफ ममीज़ कितनी हैं। अब जब ये ममीज़ मिल रही थी तो नेक्स्ट फेज़ था इन ममी की स्कैनिंग का। तो इजिप्शियन ममी सोसाइटी की नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ऑफ सीमन, जिसने ये सिटी स्कैन मशीन बनाई थी, उन्होंने सिटी स्कैन मशीन को डोनेट किया, जिससे सारी ममीज़ को स्कैन किया जा रहा था।
किंग टट की मम्मी वन ऑफ द फर्स्ट मम्मी थी जिसे स्कैन किया गया था। राइटर बोलते हैं जैसे वो जिंदा होते हुए भी अपने कंट्रीमैन में सबसे आगे थे, वैसे ही डेथ के बाद भी वो सबसे आगे थे, क्योंकि किंग टट की मम्मी वन ऑफ द फर्स्ट मम्मी थी जिसका सिटी स्कैन किया जाना था। ये जो सिटी स्कैन मशीन थी, इसमें सिर से लेकर पैर तक के 1700 डिजिटल एक्सरेज बनाए। जब उनकी बॉडी सिटी स्कैन में डाली गई तो 0.62 mm के डिस्टेंस में उनकी बॉडी की स्लाइसेस की जो इमेज निकल कर बाहर आई थी, उसका जब रिज़ल्ट तैयार किया गया तो वो बहुत अजीबोगरीब था, क्योंकि उसमें बहुत माइनर से डिटेल्स कवर किए गए थे। इसी तरह किंग टट की पूरी बॉडी का सिटी स्कैन लिया गया और उसकी इमेज जो कि रेडियोलॉजी एक्सरे रीड करते हैं, फॉरेंसिक जो कि क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, और एटोनॉमी जो कि बॉडी के पार्ट्स को रीड करते हैं की टीम आई। टीम ने मिलकर उन सारी इमेजेस में से वो राज ढूंढने की कोशिश की जो कि विंस गॉडेस ऑफ अ ग्लिटेड ब्यूरल शीरिन यानी कि ओसिरिस जो कि गॉडेस आफ्टर लाइफ भी कही जाती हैं, ने सालों से अपने अंदर छुपा रखा है, और इसी राज को ढूंढने के लिए पूरी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 2005 को जब किंग टट की बॉडी का सिटी स्कैन होना था तो कुछ वर्कमैन आए किंग टट की बॉडी को उनके टूम से निकालने। उन्होंने किंग टट की बॉडी को अपने कंधे पे उठाकर रैंप पे चढ़कर स्टेयर्स पे चढ़कर बाहर आया। जब बाहर वो आए तो बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी, मौसम ख़राब था। उसी ख़राब मौसम में उन्होंने किंग टट की बॉडी को हाइड्रोलिक लिफ्ट में रखा और उस पर चढ़कर वो एक ट्रेलर पर पहुँचे। ट्रेलर एक प्रकार की गाड़ी होती है जो कि कई गाड़ियों को जोड़कर बनाई जाती है, और इसी के अंदर सिटी स्कैनर मशीन रखी गई थी। 20 मिनट बाद ट्रेलर के अंदर से दो आदमी भागते हुए नजर आते हैं और वो भागकर ऑफिस के अंदर जाते हैं और वहाँ से वाइट कलर के 2 प्लास्टिक के पंखे लेकर वापस आते हैं। स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि उसके कूलर के फैन के अंदर मिट्टी चली गई थी, इसलिए ये पंखे लगाकर आगे का सिटी स्कैन किया जाना था ताकि सिटी स्कैन सही से हो सके। इसे देखकर वहाँ खड़े गार्ड ने हंसकर बोला कि कहीं ये फैरो का कर्ज तो नहीं कि इस फैन ने काम करना बंद कर दिया। फाइनली ये जो सब्स्टिट्यूट फैंस थे उन्होंने अपना काम किया और प्रोसीजर फिनिश हो गया। जिस तरह से लोग कंधे पे उनकी बॉडी को लेकर आए थे, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, उसकी इमेज लेने के बाद उनकी बॉडी को वैसे ही उनकी टूम में वापस ले जाया गया। 3 घंटे के अंदर सारा प्रोसीजर खत्म हो गया और जहां फ्यूनरी प्रीस्ट ने किंग टट की बॉडी को दफनाया था इतने साल पहले, वहीं पर वापस किंग टट की बॉडी को रख दिया गया। फाइनली जितनी भी इमेज निकली थी किंग टट की, उन सबको इकट्ठा कर एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रेजेंट किया। पिक्सल इमेज के छोटे छोटे पॉइंट्स को कहा जाता है जिन्हें जोड़कर हम इमेज बनाते हैं। तो जब इन पिक्सल को जोड़ा गया तो ग्रे कलर का एक सिर बनकर आया और फिर टेक्नीशियन ने उस सिर को अलग अलग डायरेक्शन में घुमाकर रीड किया। किंग टट के नेक बोन के जो पीसेस थे वो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे थे, जैसे कि एनाटॉमी क्लासेस में स्टूडेंट्स किसी बोन्स के पीसेस को देखते हैं। उनकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की इमेजेस ली गई, जैसे उनके हाथ की, उनके रिब केज की, स्कल की, और सारी इमेज को कलेक्ट कर लिया गया। जाही हवास रिलैक्स होकर चेयर पर बैठ गए थे क्योंकि किंग टट की बॉडी का इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो चुका था। वो बताते हैं कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया था चिंता में, और जब इन्वेस्टिगेशन सही से हो गया है तो अब मैं जाकर सोता हूँ। यहाँ राइटर बताते हैं कि सर्दियों में जो हवा वैली ऑफ किंग्स में चलती है उसमें ऐसा लगता है कि मानो डेथ फील हो रही हो। यहाँ पर राइटर बताते हैं कि किंग टट की बॉडी के जस्ट ऊपर ओरियन, जिसे कंस्टेलेशन यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स कहा जाता है, और ये माना जाता है कि ये ओरिसिस की सोल है जो कि किंग टट की टूम के ऊपर है और उसकी हिफाजत कर रही है।